बिहार इलेक्शन 2025 लोगों की तैयारी। इससे पहले चुनाव प्रचार का दौर देखने को मिला। चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगते हुए बड़े बड़े स्टार कैंपेनर्स दिल्ली से पहुंचे। बिहार की धरती पर चुनाव प्रचार उन्होंने किया। लेकिन आज है मतदान का दिन, यानी पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर जहां वोटिंग हो रही है और ठीक 2 घंटे इस वक्त हो चुके हैं, यानी पहले चरण के लिए वोटिंग को हो चुके हैं। अब 2 घंटे 9 बज चुके हैं। 2 घंटे की वोटिंग में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। बड़े बड़े चेहरे पहुंचे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। एक तरफ जहां पर हमारे ग्राउंड रिपोर्टर्स आपको नजर आ रहे हैं, हर तस्वीर मतदान केंद्रों से आप तक पहुंचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जनता के मुद्दे क्या हैं और उन मुद्दों आधारित वो किसका चुनाव करेंगे। आज जनता जनार्दन है और जनता ये तय करेगी इस लिटमस टेस्ट में कि पहले चरण में किसका पलड़ा ज्यादा भारी नजर आएगा। मतदान के करीब 2 घंटे इस वक्त पूरे हो चुके हैं। 121 सीटों पर ये वोट इस वक्त कास्ट किए जा रहे हैं और बड़े बड़े चेहरे नजर आए। लोगों से अपील की जा रही है कि अपने घर से निकले मताधिकार का इस्तेमाल करें। भारत 24 भी बिहार के लोकतंत्र के इस महापर्व में इस बात की अपील करता है कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए बिना देर किए पहले आप घर से बाहर निकलिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करिए और फिर उसके बाद कोई दूजा काम करिए। इससे पहले हमने देखा लालू यादव एंड फैमिली पहुंची थी। इसी बीच में खबर है कि सम्राट चौधरी जो कि तारापुर से उम्मीदवार हैं, उनकी तरफ से भी वोट कास्ट कर दिया गया है। हमने आपको तस्वीरें दिखाई, वो मुंगेर पहुंचे थे अपना वोट डालने के लिए और सम्राट चौधरी की तरफ से भी, डिप्टी सीएम की तरफ से भी मतदान कर दिया गया है। इससे पहले विजय सिन्हा की तस्वीरें भी आपने देखी, उन्होंने भी अपना वोट कास्ट कर दिया। राबड़ी देवी की ममता इस दौरान जागी जब वो अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंची और तेजस्वी के साथ तेज प्रताप को भी जीत का आशीर्वाद उनकी तरफ से दिया गया। बड़ा दिलचस्प मुकाबला आज के दिन देखने को मिल रहा है बिहार के पहले चरण के मतदान के दौरान। तो देखिए, अक्षय राय बख्तियारपुर में इस वक्त मौजूद है, सर्वेश पटना में इस वक्त मौजूद है, मुन्ना शर्मा मोकामा में इस वक्त मौजूद है। पहले मुन्ना आप ही के पास आऊंगी क्योंकि मोकामा में बताया जा रहा है बड़ी जबरदस्त संख्या में महिलाएं पहुंच रही हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। जरा पोलिंग बूथ की तस्वीरें दिखाइए और इन महिलाओं से उनके मुद्दे जरूर पूछिएगा, क्या लेकर मन में पहुंच रही हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए और अपना चुनाव करने के लिए आज के दिन। मुन्ना। आइए सीधे गोपालगंज इसी बीच में चलते हैं। राजेश मेरे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। राजेश, वहां की तस्वीरें जरा दिखाते चलिए आज के दिन की। मौजूद हूं और गोपालगंज विधानसभा का यह एक राजेश आपको रोकूंगी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की प्रतिक्रिया आ रही है, पहले वो सुनवाएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं। जो बदलाव हुआ वो हम लोगों ने जनता को बताया कि 20 साल पहले कहाँ बिहार था और आज बिहार कहाँ है। बिहार में ना मेडिकल कॉलेज थे, अंग्रेजों ने मेडिकल कॉलेज 2 बनाए थे, 2 सरदे कर्पूरी ठाकुर जी ने बनाए थे और उसके बाद सब नीतीश कुमार जी ने बनाए। बिहार में 8000 किलोमीटर भी सड़क नहीं था, आज बिहार में 1.5 लाख किलोमीटर सड़क है। बिहार में बेसिक नीड जो बिजली है वो मात्र 17 लाख लोगों को था, आज 2 करोड़ 14 लाख लोगों को सीधा बिजली से जोड़ने का काम किया है मोदी जी की और नीतीश की सरकार। हम डेवलपमेंट पर बिहार की जनता से वोट चाहते हैं। बिहार में जो बदलाव हुए, एक्सप्रेसवे बने, रोड बने और आज यदि बिहार में सारे इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होने के बाद उद्योग लगने लगा, आज बिहार के जीडीपी में जो लालू जी के राज में बिहार के जीडीपी में माइनस में इंडस्ट्री था, आज 23% हिस्सेदारी जीडीपी में इंडस्ट्री का है। इसलिए हम विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। बिहार की जनता एक अच्छी सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में। हार का मार्जिन कम रहता है बिहार में, अक्सर देखा गया है। वोटर टर्नआउट बिहार के नौजवान हैं, बिहार के भविष्य को जो बनाए रखना, जो निरंतर विकास हो रहा है, क्योंकि जो डेवलपमेंट और डिलीवर बिहार में एनडीए की सरकार ने किया है, उसी नाम पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हम डिलीवरी वाले लोग हैं
दूसरे तरफ घोषणा करने वाले लोग। नहीं, देखिए बिहार की समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं। मैं तो ये छठी बार चुनाव लड़ने आया, मैं लगातार छठी बार चुनाव लड़ने आया हूँ। जनता का आशीर्वाद मिलेगा, सदन पहुंचूंगा और नई सरकार बनाऊंगा। लेकिन सर, राहुल जी ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जो सवाल उठाए वोट चोरी को लेके, वो तो ये कह रहे हैं कि आफ्टर रिजल्ट हम देखिएगा बिहार में कुछ ऐसी। तो देखिए, तारापुर से उम्मीदवार है सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम बिहार के विकास के नाम पर हम वोट मांग रहे हैं, इस बात का जिक्र उनकी तरफ से किया गया और ज्यादा से ज्यादा लोग अपने वोट अधिकार का इस्तेमाल करें, ये भी उन्होंने कहा। इसी बीच में एक तरफ बिहार में वोटिंग चल रही है, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से पोस्ट किया गया है, लोकतंत्र के महापर्व में लोगों का उत्साह, एनडीए को बहुमत मिलने जा रहा है। हालांकि अब से थोड़ी देर बाद दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए वो अररिया पहुंचेंगे, जनसभा करेंगे, उसका भी जिक्र इस पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। फिर उसके बाद भागलपुर में वो दोपहर 1:30 बजे जनसभा करेंगे, उसको लेकर वो उत्सुक है, इस बात का भी जिक्र उन्होंने किया। लेकिन एनडीए को बहुमत मिलने जा रहा है और लोकतंत्र के महापर्व में लोगों का उत्साह दिख रहा है, ये भी प्रधानमंत्री ने कहा है। 11:30 बजे हम देखेंगे अररिया में उनकी तरफ से जनसभा की जाएगी और फिर 1:30 बजे दोपहर में वो भागलपुर पहुंचेंगे, जहां पर जनसभा करेंगे, जिसको लेकर वो उत्सुक है। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का जिक्र किया है। सुबह से लगातार सोशल मीडिया पर बड़े बड़े चेहरों की तरफ से अपील की जा रही है लोगों से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की, और उसका असर भी देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां पर एक बुजुर्ग महिला हमने देखी, कितना इंपॉर्टेंट है, न सिर्फ वो फर्स्ट टाइम वोटर्स जो पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, मुमकिन है कि उनके लिए मुद्दे क्लियरली डेवलपमेंट के हों, उनके लिए मुद्दे हो कि भाई पलायन रुकना चाहिए बिहार की धरती से, उनके लिए मुद्दा होना चाहिए कि यहाँ पर रोजगार से लेकर स्वरोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर उनके लिए पैदा हों, उनकी एजुकेशन बढ़िया हो, शिक्षा व्यवस्था पर पूरा ध्यान दिया जाए, किसी को अपनी धरती अपने बिहार को छोड़कर जाना ना पड़े। वहीं दूसरी तरफ वो बुजुर्ग वोटर्स भी हैं जिन्होंने अपना जीवन बिहार में बिताया, जिन्होंने बदलते बिहार को देखा, उनके मन में क्या उम्मीदें हैं, हर कोई अपनी अपनी भागीदारी आज लोकतंत्र के इस महापर्व में निभा रहा है, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए। अक्षय, आपके पास आने से पहले एक बार जरा हम चलेंगे पटना, सर्वेश वहां पर मौजूद हैं। सर्वेश, वहां की तस्वीरें बार बार मैं चाहूंगी पोलिंग बूथ की आप इसीलिए दिखाइए क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चुनाव आयोग की तरफ से तमाम तैयारियां की गई कि लोगों को एक मोटिवेशन मिले आज के दिन अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए। और क्या हैपनिंग है, थोड़ी देर पहले लालू यादव एंड फैमिली वहां पर पहुंची, अपना वोट कास्ट करने के बाद वहां से निकली, लेकिन लालू यादव ने कोई प्रतिक्रिया आज दी नहीं। वोट कास्ट करें। और इसके अलावा जहाँ तक राबड़ी देवी के सवाल है, राबड़ी देवी पहुंची थी, पूरे परिवार के साथ पहुंची थी, लेकिन तेज प्रताप यादव की गैर मौजूदगी रही, क्योंकि तेज प्रताप यादव को जिस तरीके से परिवार से, पार्टी से बेदखल किया गया, उसके बाद वो परिवार के साथ बहुत कम ही, या यूँ कहें कि बिल्कुल कभी साथ देखने को नहीं मिलते। तेज प्रताप यादव कुछ देर में हो सकता है कि यहाँ पे आएंगे, क्योंकि उनका भी बूथ यही है, यहाँ पर उनका भी वोट है, तो यहाँ पर अपना वोट कास्ट करने के लिए तेज प्रताप यादव भी आएंगे। और लेकिन जो तस्वीरें हैं आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी की है। तमाम जो यहाँ इंतजाम हैं वो पूरे किए गए हैं, मुकम्मल तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की पूरी तैनाती है। और इसके अलावा आप देखें कि पेयजल की व्यवस्था इधर की गई है, सेल्फी पॉइंट उधर बनाए गए हैं। तो तमाम जो ऐसे जो चीज़ें होती हैं जिससे वोटर आकर्षित हो, मतदाता आकर्षित हो, उनको लुभाने के लिए तमाम जो एहतियाती उपाय हैं वो तमाम किए गए हैं। और यहाँ पे थोड़ी देर पहले अभी आपने जैसा कि जिक्र किया था कि लालू प्रसाद यादव पूरे परिवार के साथ यहाँ पहुँचे थे, उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। और यहाँ पे अभी जो है अब मीडिया कर्मी इंतजार कर रहे हैं कि तेज प्रताप यादव भी कब यहाँ पहुँचे और उनका भी वो भी वोट अपना कास्ट करें। तो एक तरह से कहा जाए तो अमूमन पूरे बिहार की जो स्थिति है उसमें यही कहा जा सकता है कि आज का दिन काफ़ी अहम है। करीब 18 मंत्रियों जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें विजय चौधरी जो नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी हैं वो हैं, कृष्ण कुमार मंटू IT मिनिस्टर हैं वो हैं, पर्यटन मंत्री राजू कुमार सिंह हैं, तमाम ऐसे लोग हैं, संजय सरावगी हैं जो कि भूमि सुधार मंत्री हैं बिहार के, वो
चुनाव लड़ रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे चुनाव लड़ रहे हैं, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद होना है। इसके अलावा बाहुबली भी भारी संख्या में है, चाहे वो हुलास पांडे हो, अनंत सिंह हो, सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी हो। तो ये तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी किस्मत आज ईवीएम में बंद होनी है। और कई पूर्व मंत्री भी हैं जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं, जो इस बार चुनाव मैदान में हैं, चाहे वो ललित यादव हों, आलोक रंजन हों, तमाम ऐसे चेहरे हैं जो इस बार चुनाव मैदान में, कई वीआईपी भी हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो चुनाव काफ़ी अहम है उन तमाम लोगों के लिए जिनके लिए कि आज 121 सीटों पर जिनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद होना है। बिल्कुल ठीक बात है। खगड़िया चलेंगे, शिखा इस वक्त वहां पर मौजूद है। और शिखा, क्योंकि आप खगड़िया में मौजूद है तो ये जनरल सीट, लेकिन आपने थोड़ी देर पहले यहाँ पर जिक्र किया था नदी कटाव से लेके सड़क सेतु, ये सब यहाँ के बड़े मुद्दे तो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये सीट अपने आप में एक स्विंग सीट के तौर पर जानी जाती रही है, यानी गठबंधन दल परिवर्तन वाली ये सीट रही है। इस बार क्या मूड भाप पाई है वहां पर मौजूद वोटर्स के मन में आप? देखिए, एक तरीके से एंटी इनकम्बेंसी भी पूर्णिमा नजर आती है, लेकिन खगड़िया एक ऐसी विधानसभा है, एक ऐसा जिला है जहां पर वोटर्स के मन में क्या है, क्या एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बदलाव चाहती है जनता, क्योंकि यहाँ पर पशुपति पारस का यानी पासवान परिवार का जो है दबदबा रहा है और 7 बार पशुपति पारस यहाँ से विधायक रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। और ऐसे में इस सीट पर क्या समीकरण रहने वाला है ये जनता बता चुकी है पहले ही। आज वोटिंग होनी है, परिणाम सामने आएंगे, लेकिन इस बार जो अलग होने वाला है वो ये है कि पशुपति पारस के बेटे यश भी इसी सीट से यहाँ पर उतरे हुए हैं। ये पीछे पोलिंग बूथ है, यहाँ पर अब से कुछ ही देर बाद जो है चिराग पासवान पहुंचने वाले हैं, यहीं पर पशुपति पारस की भी वोटिंग होनी है। और जो महिलाएं आपको कतारों में इस समय दिख रही हैं, सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स पूरे चुनाव में एक बार फिर से पूर्णिमा यही है कि महिलाएं जोर शोर से वोट कर रही हैं। और जैसा कि आप जानती हैं कि नीतीश कुमार की जो है वोटर्स महिलाएं रही हैं जो साइलेंट तौर पर करती हैं वोट उनको, लेकिन इस प्रखंड में महागठबंधन का दबदबा भी बहुत ज्यादा रहा है और इस बार भी कमोबेश वही स्थिति नजर आ रही है। लेकिन जो महिलाएं इस समय वोट कर रही है की मुद्दा छे, क्या है मुद्दा यहाँ? अरे देखिए, आप बोलेंगी, कोई बोलेगा? देखिए आप बोलिए, क्या है मुद्दा यहाँ पे? ठीक है, सब ठीक ठाक है, सब ठीक ठाक है, सरकार जो है बढ़िया है, बढ़िया है, कोई बदलाव का मूड भी है? नहीं, सब ठीक है। तो यही पूर्णिमा, इसी का मैंने जिक्र किया, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कई जगह पर बहुत स्ट्रांग भी नजर आया है, लेकिन गढ़ किसका है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आरजेडी का भी दबदबा इन सीटों पर बहुत है और पशुपति पारस अपने बेटे को लेकर के जब उतर रहे हैं, विकास तो बनाम पहचान, बहुत ये ज्यादा एक लड़ाई खगड़िया सीट पर शिखा लगातार देखने को मिली है। और अब से थोड़ी देर पहले पशुपति पारस से आपने बातचीत की थी और आपने उनसे ये सवाल पूछा कि भाई अगर मन की खटास खत्म हो जाए तो क्या वापस जाने का रास्ता खुला रखा है, लेकिन वो खटास हमने बढ़ते हुए देखी और आज उनकी बातचीत में उनका एक झुकाव सीधे सीधे महागठबंधन की तरफ बहुत क्लियरली नजर आया। चिराग पासवान जो अपने आप को बिहार की राजनीति के भविष्य का चेहरा भी बताते हैं, क्या आपको लगता है कि इस मनमुटाव के खत्म होने की संभावना बदलते वक्त के साथ बढ़ सकती है? ये सवाल मैंने इसीलिए पूछा क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर भी एक नरम रुख पशुपति पारस का हमेशा दिखा है। पूर्णिमा, जैसा कि आप जानते हैं पशुपति पारस के भाई रामविलास पासवान को मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था, यानी मौसम का रुख जहाँ है वहाँ पर आप हो लेते हैं। और पशुपति पारस का रुख इस बार उनके बातचीत से मुझे बहुत ज़्यादा समझ आया, क्योंकि इससे पहले भी जो मैंने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कई दफ़े ये भी कहा कि आज भी उन्होंने इंटरव्यू में ये कहा है इनफैक्ट पूर्णिमा कि पारिवारिक मुद्दे अलग है, राजनीतिक मुद्दे अलग हैं। अब अगर यहाँ की जनता आरजेडी या महागठबंधन के फेवर में है तो उनका झुकाव उधर है, तो ये सोचना बहुत ज़्यादा गलत नहीं होगा क्योंकि ये परिवार का इतिहास भी रहा है। अब यश जिस तरीके से चुनावी प्लेटफॉर्म पर उतरे हैं, जिस तरीके से उन्हें प्रमोट किया जा रहा है, एक चीज क्लियर है कि पशुपति पारस ने कहा कि पारिवारिक मनमुटाव तो नहीं मिटेगा, यानी कि एनडीए की तरफ रास्ता मुझे उनका बंद होता हुआ नजर आता है, लेकिन महागठबंधन की तरफ जो नया रास्ता है वो खुल सकता है। जाहिर है सीटों का समीकरण है, वोटिंग का पैटर्न है, ये जैसे ही क्लैरिफाई होगा जाहिर है पशुपति पारस का जो रुख है वो भी ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। पूर्णिमा, ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास, राजेश के पास चलेंगे, गोपालगंज में इस वक्त मौजूद है। राजेश, गोपालगंज एक जनरल कैटेगरी की सीट है और बीजेपी का दबदबा यहां पर जरूर रहा है। मैं आपसे सवाल पूरा करूं उससे पहले देखिए मुकेश सहनी की प्रतिक्रिया आ रही है, जरा सुन लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मत कीजिए और सोच समझ के मत कीजिए। आप देखिए कि पूर्व में जो लोगों ने सरकार में रहे और उन्होंने जो भी घोषणा किया, जो भी वादा उन्होंने किया, क्या वो पूरा किए हैं?
और जब वो अगर वो पूरा किए तो निश्चित तौर पर उनके बारे में सोचना चाहिए। यदि अगर वो पूरा नहीं किए हैं तो निश्चित तौर पे आपको ये समझना चाहिए कि उनसे वो काम नहीं हुआ, इसलिए उनको हटाना चाहिए। तो इसलिए सभी लोग ईमानदारी से अपना मत का प्रयोग करें। ये वोट चोरी का मामला क्या है? वो हो गया, बीत गया। लोकतंत्र में जनता मालिक होता है और जनता के साथ अगर किसी तरीके से वोट कोई मल्टीप्लाई करे तो उसके लिए कहीं ना कहीं सही नहीं है। और इससे पूर्व में देखा गया है कि टारगेट करके वोट को काटा गया। जो लोग जीवित था उनका वोट काटा गया और लोग परेशान हुए। उसके लिए हम लोगों ने जनता को आगाह किया। बहुत सारे जनता फॉर्म 6 के जरिए अपना वोटर बना पाएँ और बहुत ऐसे लोग हैं कि आज भी बहुत मत से वंचित है। तो ऐसे जगह पे वो जनता को डिसीजन लेना है कि उनके साथ सही हुआ या गलत हुआ, और ये अभी चुनाव के समय में उसका जवाब। तो देखिए, मुकेश सहनी को आप सुन रहे थे, वीआईपी के करता धरता। दूसरी तरफ इस बार डिप्टी सीएम का चेहरा महागठबंधन की तरफ से घोषित किया गया है। मल्ला रिप्रेजेंटेशन 3% तरजीह देने के उनको और 17% मुसलमानों को दरकिनार करने वाले आरोप महागठबंधन पर ओवैसी से लेकर बाकी दल भी लगाते हुए नजर आए। वापस से चलते हैं राजेश कुमार के पास, गोपालगंज में इस वक्त मौजूद है। और राजेश, जैसा कि मैं जिक्र कर रही थी, इस सीट की खासियत 2015-20 बीजेपी की पकड़। इससे पहले देखिए लल्लन सिंह आपको नजर आ रहे हैं अपना वोट करने के बाद, और जो उनकी तरफ से अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया गया वो भी दिखाते हुए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसी तस्वीरें प्रेरित करती हैं। राजेश, वापस से मैं आपके पास आ रही हूं। देखिए 2020 के चुनाव में बीजेपी नंबर 1 जो 2015 से पकड़ को मजबूत करती हुई नजर आई, दूसरे नंबर पर बीएसपी, तीसरे नंबर पर कांग्रेस 2020 के चुनाव में रही थी। राजेश, ऐसे में इस सीट की स्विंग कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है, लेकिन फिर भी पलायन जैसे मुद्दे, महिला सुरक्षा जैसे मुद्दे बहुत हावी रहे हैं इस सीट पर। वोटर्स के मन को अभी तक आप क्या पढ़ पाए हैं, जो पोलिंग बूथ पर कतारबद्ध आपको नजर आ रहे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए? राजेश जी, मैं बता दूं, गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र जो है वह तो 2005 से ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यहाँ से जो उम्मीदवार थे वो जीतते आए हैं। लेकिन अभी का जो माहौल है वह देखने लायक है, क्योंकि 5 बार के जो विधायक यहाँ थे उसके बाद पार्टी टिकट काट करके दूसरे व्यक्ति को टिकट दी है। लोगों में वोट के दिन, आज के दिन तो लोगों में उत्साह दिख रहा है। यहाँ देखिए कतारबद्ध होकर के लोग कैसे बारी बारी से अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इस सीट पर एक तरह से कहें तो उम्मीदवार जो भी हो, लेकिन मतदाताओं का जोश यहाँ देखने को मिलता है। यह बूथ गोपालगंज का MM उर्दू महाविद्यालय है, जहाँ पे ये लोग सभी लोग कतारबद्ध होकर के और अपना वोट दे रहे हैं। देखिए लोगों में उत्साह है। यहाँ गोपालगंज का खास करके सबसे प्रमुख मुद्दा यहाँ हर बार रहता है, यहाँ बाढ़, जो गंडक नदी जो है इसके गोपालगंज शहर के बगल से गुजरती है, उससे बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं। यहाँ का प्रमुख मुद्दा बाढ़ ही रहता है। लेकिन उसके बाद पलायन और बाकी रोजगार इत्यादि सभी मुद्दाएं भी हैं जिस पर लोग वोट यहाँ देने के लिए आए हुए हैं। देखिए यहाँ से प्रथम मतलब पहली बार वोट देने वाले युवा भी हैं जो पहली बार मतदान करने के लिए आए हुए हैं। देखिए एक बार हम उनसे बात करते हैं कि उनको क्या लगता है, कैसे मतलब किस तरह से उनका रुझान है वोट के प्रति और क्या चाहते हैं ये। जी बताइए, पहली बार वोट दे रहे हैं तो आप वोटिंग करने के लिए आए हुए हैं, तो क्या मतलब क्या आशाएं हैं आपको, कैसा प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं आप? चुनना चाहते हैं वो अच्छा ही, लेकिन अब लोग तो काम करना है। हाँ, आप मतलब किस मुद्दा, आपका मुद्दा क्या है, मतलब कैसे प्रत्याशी होना चाहिए, क्या करना चाहिए प्रत्याशी को जीत करके? अच्छा ही काम करना चाहिए। आइए हम इनसे बात करते हैं। आप बताइए, मतलब आप वोटिंग करने के लिए पहली बार मतदान करने के लिए आए हुए हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। आप कैसा प्रतिनिधि चुनना चाहेंगे यहाँ? बढ़िया चुनना चाहेंगे जो अपना काम करे गोपालगंज का विकास करे, रोजगार दे। जी, मुख्य मुद्दा आपका क्या है, मतलब ठीक है क्या राजेश, लगता है आपको? ठीक है राजेश। और क्योंकि आज तो देखिए मुद्दों की ही बात होनी चाहिए, प्रत्याशी क्या कैसा, लेकिन मुद्दे क्या हैं, कौन सी ज़रूरतें हैं इन वोटर्स की, वो कैंडिडेट जो पूरा कर पाए, जिस पर आज वो
भरोसा दिखाने के लिए निकल रहे हैं। मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अक्षय एक बार आपके पास आना चाहूंगी। बख्तियारपुर में आप मौजूद है, अगेन जनरल कैटेगरी की ये सीट है। भले ही 2015 में ये गई हो बीजेपी के पास, लेकिन 2020 में आरजेडी ने इसे एक बड़े वोट मार्जिन के साथ झटका। इस बार बीजेपी के लिए ये चुनौती है कि कैसे आरजेडी के वोट बैंक में इस सीट पर सेंधमारी करे, और आरजेडी के पास चुनौती है कि अपने वोटर्स को इंटैक्ट रखे। वोटर्स का मूड क्या दिखता है आपको बख्तियारपुर सीट पर? और सबसे बड़ी बात ये पूर्णिमा है कि ये जो सीट है अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जो पैतृक निवास है या पैतृक गांव है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है। कुछ देर बाद यहाँ पर नीतीश कुमार लगभग 15 से 20 मिनट बाद इसी मतदान स्थल पर पहुँचेंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जनता निःशुल्क से इंतजार कर रही है। कुछ अधिकारियों के पहुँचने का यहाँ पर सिलसिला शुरू हो गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री पहुँच रहे हैं। तो सुरक्षा व्यवस्था भी है और जेडीयू से जुड़े हुए और तमाम नेता भी यहाँ पर पहुंचना शुरू कर चुके हैं। जो अधिकारियों की तैनाती है वो निःशुल्क से आप यहाँ पर देख सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। नीतीश कुमार ने जिस तरह शासन किया, लोगों से जब बात की तो मिक्स रिएक्शन ज़रूर नज़र आए हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि सब कुछ मतदाताओं पर निर्भर करेगा कि किस तरह से वो अपने मताधिकार का, और सबसे बड़ी बात है कि उनके जहन में मुद्दे क्या रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बहुत अच्छा काम किया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि ज़रूरत है कि अभी भी विकास कार्य को आगे बढ़ाया जाए, और रोज़गार, शिक्षा, पलायन यहाँ पर निश्चित से एक बड़ा मुद्दा रहा है। पिछली बार आरजेडी ने ये सीट जीती थी और एक बड़े मार्जिन से जीती थी, लेकिन इस बार कोशिश सभी दलों ने की है, खास करके बीजेपी ने कोशिश की है, जेडीयू ने वहाँ पर मदद की है कि वो सीट वापस लाई जा सके। बख्तियारपुर इसलिए भी महत्वपूर्ण है, जैसा मैंने जिक्र किया, नीतीश कुमार का पैतृक गाँव, यहाँ से 200 मीटर दूर जो उनका एक घर बना है शहर में, और इसके अलावा कल्याण बीघा। अक्षय जल्दी से एक बस छोटा सा जवाब, और क्योंकि यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो ग्रामीण और दूसरी तरफ शहरी दोनों मिक्सचर एक नजर आता है। जब ये मिक्सचर होता है तो जरूरतें भी बदल जाती है, वोटर के मुद्दे भी बदल जाते हैं। दूसरी तरफ पुरुष और महिला वोटर्स यहाँ पर लगभग बराबरी पर हैं। तो ऐसे में क्या कोई इशू चेंज आपको लगता है, कोई मुद्दे का परिवर्तन आपको महसूस होता है? और देखिए, ऐसा लगता नहीं है, मुद्दा लगभग वही है। कुछ लोग नीतीश कुमार से सीधा संपर्क में रहे हैं, तो इसलिए उनका ये मानना है कि विकास की रफ्तार यहाँ तेज़ हुई है, जबकि दूसरा वर्ग साफ तौर पर कहता है कि अभी बहुत कुछ यहाँ पर करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर जैसे आपने कहा कि मिक्स आबादी है, और उसी के हिसाब से यहाँ पर जो ट्रेंड है वो भी चलता आ रहा है। अगर सुबह से देखें तो यहाँ पर तस्वीरें महिलाओं की ज़्यादा रही है वनस्पति के पुरुषों के, लेकिन एक बात है कि जब नीतीश कुमार पहुंचेंगे और यहाँ से उनको कई जगह पर और जाना है। कुछ बुजुर्गों से भी जो मेरी बात हुई, उनका कहना है कि पहले से तस्वीरें बदली हैं, लेकिन अभी और ज़रूरत है। जी बिल्कुल। और नीतीश कुमार को लेकर जहां पर विपक्षी दलों ने लगातार ये कहा कि भाई अब तो उनका रिटायरमेंट हो चुका है, उन्हें पॉलिटिक्स से रिटायर होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके की मुस्तैदी चुस्ती नीतीश कुमार ने अपनी चुनावी रैलियों में दिखाई, परिवारवाद को लेकर निशाना साधा, जंगल राज का जिक्र किया, वो कहीं ना कहीं एक नीतीश कुमार के कमबैक के तौर पर और उनके वोटर्स में एक विश्वास के दोबारा से पैदा होने के तौर पर देखा गया है। आप सभी मेरे साथ मौजूद रहिएगा, तमाम मेहमान भी हैं। एक जल्दी से एक बार सुर्खियों पर नजर डालेंगे, फिर उसके बाद मेहमानों के साथ चर्चा की तरफ हम लौटेंगे, क्योंकि बिहार में वोटर्स की संख्या और वोटर टर्नआउट को बढ़ाने की कोशिश चुनाव आयोग की तरफ से लगातार की गई है। ऐसे में बड़े बड़े चेहरे तो पहुंच ही रहे हैं मतदान केंद्र पर, वहीं लोगों की भीड़ उमड़ कर देखने को मिल रही है।